नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पांडे स्टडी सेंटर में। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी भी चल रही होगी। तो उत्तराखंड वन लाइनर जो यहाँ पे बुक है नोट्स पब्लिकेशन दोस्तों, उसका तीसरा चैप्टर यहाँ पे देखेंगे। 2 क्लास मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं। अगर आपने वॉच नहीं करी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वीडियोज़ का, आप वहाँ से जाके ज़रूर से उनको वॉच करें। उससे क्या होगा दोस्तों, एक क्रम वाइज हम आगे बढ़ेंगे तो हमें एक एक चीज़ों का यहाँ पे ज्ञान होने लगेगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से हम देखेंगे यहाँ पे। तो उत्तराखंड का आज प्राचीन इतिहास यहाँ पे देखेंगे। उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास, ठीक है, जितने भी फैक्ट बनते हैं, जितने भी की पॉइंट बनते हैं, जितने भी टॉपिक बनते हैं दोस्तों, उनको सारे हम कवर करेंगे प्राचीन इतिहास के अंतर्गत। जितने भी क्वेश्चन परीक्षा में बनते हैं प्राचीन इतिहास से, उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को दोस्तों। उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास, ठीक है, हेडिंग है हमारी उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास। उत्तराखंड के इतिहास का क्रमबद्ध वृत्तांत सर्वप्रथम एटकिंसन द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? एटकिंसन द्वारा लिखा गया। ठीक है, क्रमबद्ध कह रहा है। ठीक है, क्रमबद्ध वृत्तांत जो लिखा गया सर्वप्रथम एटकिंसन द्वारा लिखा गया। उत्तराखंड पुरातत्व की दिशा को आगे बढ़ाने का श्रेय जाता है दोस्तों यशवंत सिंह कटौच, यशोधर मठवाल, मदन मोहन जोशी, मदन भट्ट और शिव प्रसाद डबराल और के.पी. नौटियाल को आदि को जाता है। श्रेय किसका? उत्तराखंड पुरातत्व की दिशा को आगे बढ़ाने का श्रेय। ये सारे क्या हैं दोस्तों? इतिहासकार हैं। यशवंत सिंह कटौच, यशोधर मठपाल, मदन मोहन जोशी, मदन भट्ट, शिव प्रसाद डबराल और के.पी. नौटियाल। अब देखो एक क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा कि बताइए कि निम्न में से कौन सा एक इतिहासकार नहीं है। अब वहाँ पे यशवंत सिंह कटौच का नाम दिया दिया देगा आयोग, यशोधर मठपाल देगा, मदन मोहन जोशी देगा, एक कोई या कवि दे देगा या साहित्यकार दे देगा। इस प्रकार से क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा एक। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। हरिद्वार के बहादुराबाद में ताम्र उपकरण व मृदभांड की खोज 1951 में दोस्तों हुई थी। ठीक है, 1953 ईस्वी को यज्ञ दत्त शर्मा ने हरिद्वार के बहादुराबाद से पाषाण उपकरणों एवं मृदभांडों की खोज की थी। अब यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है दोस्तों कि जो हरिद्वार के बहादुराबाद से पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं, उनकी खोज किसने की थी? तो यज्ञ दत्त शर्मा ने की थी। कब की थी? 1953 में। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बन गया। ऐसे ही करके हम की पॉइंट देखते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तराखंड से प्राप्त प्रस्तर उपकरण स्केपर्स, चैनी, खैनी आदि को इतिहासकारों ने फ्लैग वर्ग के अंतर्गत रखा है। तो जो भी उपकरण प्राप्त हुए हैं दोस्तों, स्केपर्स है, चैनी है, कन्नी है आदि को यहाँ पे इतिहासकारों ने फ्लैग वर्ग के अंतर्गत रखा है। हटवाल घोड़ा शैलचित्र अल्मोड़ा जिले से प्राप्त हुए और ठडुंगा शैलचित्र उत्तरकाशी जिले से प्राप्त हुए। तो ठडुंगा शैलचित्र उत्तरकाशी से प्राप्त हुए और हटवाल घोड़ा शैलचित्र अल्मोड़ा जिले से प्राप्त हुए हैं। तो याद रखना है। आगे है, द्वाराहाट में मुनियों के ढाई पर्वत पर प्राचीन कालीन शैलचित्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? द्वाराहाट में मुनियों के ढाई पर्वत पर प्राचीन कालीन शैलचित्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? द्वाराहाट से। आगे है, उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक हेनवुड को कहा जाता है दोस्तों। उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक किसको कहा जाता है? हेनवुड को कहा जाता है। इन्होंने दोस्तों 1856 ईस्वी में देवीधुरा से महापाषाणकालीन पुरावशेषों की खोज की। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये फैक्ट हो जाएगा दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसे कि उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक कौन है? हेनवुड। इन्होंने 1800 वह कौन है जिन्होंने 1856 में देवीधुरा से महापाषाणकालीन पुरावशेषों की खोज की? तो कौन है? तो हेनवुड है। कब की? 1856 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रामगंगा घाटी में दोस्तों महापाषाणकालीन अवशेषों की खोज यशोधर मठपाल ने की थी। ठीक है, यशोधर मठपाल ने कहा रामगंगा घाटी में पाषाणकालीन अवशेषों की खोज यशोधर मठपाल ने की थी। ठीक है, द्वारा की गई। रामगंगा घाटी के नौलाग्राम में कपमार्क्स यानी कि ओखली जिनको कहा जाता है, जिसमें धान वगैरह हम कूटते हैं। उत्तराखंड में कुमाऊं आपको आपको पता होगा जो भी गाँव में रहते हैं दोस्तों। ठीक है, कपमार्क्स जो हैं रामगंगा घाटी के नौलाग्राम में कॉपमार्क्स यानी कि ओखली की खोज यशोधर मठपाल ने की थी। मेहरू उडियार रामगंगा घाटी में है। तो मेहरू उडियार इससे रिलेटेड एक महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से ओखली मिली है, कॉपमार्क्स मिले हैं। तो
क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि मेहरू उडियार कहाँ स्थित है, तो यह रामगंगा घाटी में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने रानीखेत के पास धनखल गांव में 1998 ईस्वी को MP जोशी, ठीक है, DS नेगी के संरक्षण में उत्खनन करवाया था। ठीक है, कब करवाया था? 1998 में। कहाँ? धनखल गांव, रानीखेत में। ठीक है, उत्तराखंड से प्राप्त लौह उपकरणों में सर्वाधिक प्राचीन उपकरण लौह फलक है। तो उत्तराखंड से प्राप्त जो भी उपकरण है उसमें सर्वाधिक प्राचीन उपकरण कौन सा है? तो लौह फलक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 5 ताम्र मानव आकृतियों की खोज नैनीताल में 1999 ईस्वी को हुई और मंगोली शैलचित्र का संबंध नैनीताल से है। ठीक है, मंगोली शैलचित्र का संबंध किससे है? तो नैनीताल से है। 5 ताम्र मानव आकृतियों की खोज नैनीताल से हुई 1999 में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 1986 में अल्मोड़ा जनपद से भी एक ताम्र उपकरण की खोज हुई है। 1986 में अल्मोड़ा जनपद से भी एक ताम्र उपकरण की खोज हुई है। मोरध्वज में उत्खनन का कार्य 1887 ईस्वी में M मरखम द्वारा किया गया। ठीक है, मोरध्वज में, ठीक है, उत्खनन का कार्य 1887 ईस्वी में M मरखम द्वारा किया गया था। आगे है 1919 और 1920 ईस्वी में दयाराम साहनी ने उत्तराखंड के मंदिरों का क्या किया? अध्ययन किया था दोस्तों, जिन्होंने 1921 ईस्वी में हड़प्पा संस्कृति की खोज की थी। ठीक है, दयाराम साहनी ने की थी। किसने? दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। ठीक है, 1919 और 1920 ईस्वी में उत्तराखंड के मंदिरों का भी इन्होंने अध्ययन किया था। आगे है 14 नृतकों का जो सुंदर चित्रण मिलता है वह कसार देवी से प्राप्त होता है। कसार देवी शैलाश्रय अल्मोड़ा से मिलता है। कसार देवी कहाँ है दोस्तों? अल्मोड़ा में मंदिर है कसार देवी। कसार देवी मंदिर कश्यप पहाड़ी पर स्थित है। किस पहाड़ी पर स्थित है? कश्यप पहाड़ी पर स्थित है। बड़वाला या जगतग्राम में 4 अश्वमेध यज्ञ होने का विवरण मिलता है। बड़वाला या फिर जगतग्राम में, जिसमें एक गुप्तकालीन राजा शिव भवानी का भी जिक्र मिलता है। किसका? शिव भवानी का। हरिपुर नामक पुरास्थल देहरादून जिले में है दोस्तों। हरिपुर नामक स्थल कहाँ है? देहरादून में। अब ये जो भी ऐतिहासिक स्थल है ना, जहाँ से कुछ न कुछ हमें प्राप्त हुआ है या फिर उपकरण मिले हैं, तो ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब हरिपुर नामक स्थान कहाँ स्थित है पूछेगा। अब ये क्वेश्चन तो इतिहास से ही बना है ना, लेकिन जिनको पता नहीं है हरिपुर, यहाँ पे एक पॉइंट नहीं देखा होगा, उनको लगा होगा कि यार ये क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया है उन्होंने। तो हरिपुर नामक पुरास्थल देहरादून जिले में स्थित है। मतिपुर नामक जो पुरास्थल है यह उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पड़ता है। मतिपुर नामक पुरास्थल। तो ये हमने जो भी देखे यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी हमने यहाँ पे देखी दोस्तों, जो कि प्राचीन इतिहास से रिलेट करती है। अब देखते हैं चित्रित धूसर मृदभांड। ठीक है, चित्रित धूसर मृदभांड यहाँ से देखेंगे। तो ऊपरी गंगा घाटी में ताम्र संस्कृति के पश्चात चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति का समय था, क्योंकि उत्तराखंड के अलकनंदा घाटी के थापली जो कि श्रीनगर में है, यमुना घाटी के पुरौला से चित्रित धूसर मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। थापली या पुरौला से प्राप्त मृदभांडों पर काले रंग से अनेक प्रकार के क्षैतिज व अनुलंब रेखाओं में चित्रित हुए हैं। आगे है इतिहासकार बीबी लाल ने चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति को महाभारत कालीन बताया। ठीक है, इतिहासकार बीबी लाल जो थे उन्होंने चित्रित धूसर मृदभांड जो संस्कृति है उसको यहाँ महाभारत कालीन बताया उन्होंने। भारत में चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृतियों वाले स्थानों में घोड़े के अवशेष प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, धूसर मृदभांड में किसके सबसे ज़्यादा जो प्रमुख रूप से पाए जाते हैं अवशेष, वह पाए जाते हैं घोड़े के। ठीक है, आगे है उत्तर भारत की तरह उत्तराखंड क्षेत्र में भी चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति को लौह युग के प्रचलन का श्रेय जाता है। लौह युग के प्रचलन का श्रेय जाता है दोस्तों। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं क्या पॉइंट बनते हैं। महास्य संस्कृति देखेंगे अब। ठीक है, महास्य संस्कृति। तो महास्य संस्कृति से संबंधित आकृतियाँ द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर के दक्षिण से प्राप्त हुई हैं। यहाँ दोस्तों लगभग 200 कपाक्ष या जिसको ओखली कहा जाता है और 12 समांतर पंक्तियों में खुदे मिले हैं।
क्या, कपमाक्ष, ठीक है। द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर, अब ये द्वाराहाट का चंद्रेश्वर मंदिर भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके आसपास से यहाँ पे 200 कपमार्क्स अगर हमें प्राप्त होते हैं तो पॉसिबल ये भी है कि चंद्रेश्वर मंदिर किस जनपद में स्थित है, फिर कहाँ स्थित है, ये भी पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं। महास्य संस्कृति की आकृतियों की खोज 1877 में रिबेट कार्नक द्वारा की गई थी। महास्य संस्कृति की आकृतियों की खोज 1877 में रिबेट कार्नक द्वारा की गई थी। कपमार्क्स का संबंध महास्य संस्कृति से है जिनका सर्वप्रथम उल्लेख कार्नक ने किया था, ठीक है। कपमार्क्स का संबंध महास्य संस्कृति से है जिनका सर्वप्रथम उल्लेख कार्नक ने किया था। महेश्वर प्रसाद जोशी, एमपी जोशी ने कुमाऊं से प्राप्त महास्यकालीन कपमार्क्स को 7 भागों में विभाजित किया गया, ठीक है। किसके द्वारा, एमपी जोशी के अनुसार टॉक एवं मूल्य जनजाति को महास्यकालीन बताया गया था। तो टॉप और मूल्य जनजाति को महास्यकालीन बताया गया था। पश्चिमी रामगंगा के नौलाग्राम से डॉक्टर यशोधर मठपाल ने 73 कपमार्क्स खोजे थे, ठीक है। पश्चिमी रामगंगा घाटी के नौलाग्राम से किसने यहाँ पे 73 कपमार्क्स की खोज की थी, तो यशोधर मठपाल ने की थी। इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे बन जाता है। और देवीधुरा में कपमार्क्स की खोज डॉक्टर महेश्वर प्रसाद जोशी ने की थी दोस्तों। देवीधुरा में भी क्या की थी, डॉक्टर महेश्वर प्रसाद जोशी ने की थी देवीधुरा में, ठीक है। गोपेश्वर के समीप मंडल तथा पश्चिमी नयार घाटी में ग्वाड़ आदि स्थानों पर कपमार्क्स की खोज डॉक्टर यशवंत कठोच ने की थी दोस्तों। तो प्रसिद्ध इतिहासकार रहे हैं एमपी जोशी, डॉक्टर यशवंत कठोच, ठीक है। तो शिष्ट महास्य संस्कृति में पत्थर से बनी संरचना थी जो मकबरों के रूप में प्रयुक्त होती थी। किसके रूप में, मकबरों के रूप में प्रयुक्त होती थी। विशाल शिलाखंडों एवं चट्टानों पर बने ओखली आकार के उथले गोल गड्ढे पुरातत्व विज्ञान में कपमार्क्स कहे जाते हैं, ठीक है। पुरातत्व विज्ञान की भाषा में कपमार्क्स कहे जाते हैं। तो यहाँ पे हमने ओखली या कि कपमार्क्स का इतिहास देखा और कहाँ से हमें ये प्राप्त होते हैं और कौन कौन से इतिहासकार हैं जिन्होंने इनको खोजा गया था, ठीक है। तो आगे देखते हैं उत्तराखंड की पुरा प्रजातियाँ, ठीक है। उत्तराखंड की पुरा प्रजातियाँ सबसे पहले देखेंगे दोस्तों कोल प्रजाति को, ठीक है। उत्तराखंड की सबसे प्राचीन प्रजाति कौन सी है, कोल प्रजाति। उत्तराखंड में आने वाली प्रथम प्रजाति कोल को माना जाता है दोस्तों। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है, तो प्रजाति कौन सी है, तो वो है कोल प्रजाति, ठीक है। आगे कोल प्रजाति के लोग दिखने में कुरूप व भद्दे थे दोस्तों, कुरूप व भद्दे थे। पूरा साहित्यिक ग्रंथों में कोल प्रजाति का वर्णन मुंड या शबर के नाम से मिलता है, पूरा साहित्यिक ग्रंथों में, ठीक है। तो मुंड या शबर के नाम से कौन सी प्रजाति जानी जाती है, तो आप कहेंगे कोल जाति को मुंड या शबर के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसे ही पॉइंट बनते हैं। कोल प्रजाति नाग पूजा के साथ साथ लिंग पूजा भी करती है। अब निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सी प्रजाति नाग पूजा या लिंग पूजा करती थी, तो यहाँ पे जो कोल प्रजाति थी वह नाग पूजा के साथ साथ लिंग पूजा भी करती थी। कुमार या कुमारी प्रथा कोल प्रजाति में मिलती है, ठीक है। कुमार या कुमारी कोल प्रजाति लोग लगाते हैं। इस प्रथा में भोटांतिक प्रभाव भी दिखाई देता है, जो भोटिया जनजाति है उनका प्रभाव भी दिखाई पड़ता है। नेपाल में कोलीय गणतंत्र के शासन की जानकारी मिलती है। नेपाल में कोलीय गणतंत्र के शासन की जानकारी मिलती है। शिव प्रसाद डबराल दोस्तों जो प्रसिद्ध इतिहासकार रहे हैं, कोल या मुंड जाति को उन्होंने भारत या हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति माना है। किसने, शिव प्रसाद डबराल ने। अब किसके अनुसार यहाँ पे कोल या मुंड जाति को भारत या हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति माना गया है, तो शिव प्रसाद डबराल आपका आंसर होना चाहिए। अगला है दूसरी जो प्रजाति है दोस्तों वो है यहाँ पे कोल प्रजाति, ठीक है। जो दूसरी प्रजाति है वो है कोल प्रजाति। कोल प्रजाति को देखते हैं दोस्तों, ठीक है। कोल प्रजाति, कोल के बाद उत्तराखंड में किरातों के आधिक्य की जानकारी मिलती है। इन्हें किन्नर या कीर भी कहा जाता है। इनको क्या, किन्नर या कीर भी कहा जाता है। स्कंद पुराण में किरातों को भिल्ल कहा गया दोस्तों, किरातों को भिल्ल कहा गया। वह निम्नलिखित में से बताए कि किस प्रजाति को स्कंद पुराण में भिल्ल कहा गया, तो किरात प्रजाति को। इनकी भाषा या बोली दोस्तों मुंडा एवं मुख्य खाद्य जो था उनका सत्तू था,
ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है खाद्य या फिर भाषा, लेकिन फिर भी प्रजाति जरूर से याद रखनी है। आगे किरात प्रजाति भ्रमणकारी, पशुपालक या फिर आखेटक थी। ठीक है, आखेटक का मतलब क्या होता है, शिकार खेलने वाली। भ्रमणकारी का मतलब भटकती रहती थी, और यह पशुपालक भी थी। ठीक है, किरात प्रजाति। आगे है महाभारत के वन पर्व के अनुसार किरातों ने अपने नेता शिव के झंडे के नीचे अर्जुन से युद्ध किया था। ठीक है, अर्जुन से युद्ध किया था इन्होंने, किरात प्रजातियों ने। तो ये बहुत पहले की बात होती है दोस्तों, महाभारत कालीन समाज की, महाभारत कालीन इतिहास का भी यहाँ पे पता चलेगा। जो महाभारत काल था उसके अंतर्गत यहाँ पे प्रजातियाँ उत्तराखंड में निवास करती थी। आगे है किरातों के साथ अर्जुन का युद्ध विल्लव केदार नामक स्थान में हुआ था। ठीक है, किरातों के साथ जो अर्जुन का युद्ध हुआ था वो विल्लव केदार नामक स्थान पर हुआ था, जिसे शिव प्रयाग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शिव प्रयाग भी कहा जाता है। तो बाणभट्ट की कादंबरी रचना में हिमालय क्षेत्र में किरातों के निवास की पुष्टि होती है। तो हिमालय क्षेत्र में किरातों के निवास की पुष्टि कहाँ से प्राप्त होती है, नीचे आपके पास ऑप्शन रहेंगे 4, उसमें होगा कादंबरी होगी। ठीक है, आपका आंसर कादंबरी होना चाहिए। कादंबरी, बाणभट्ट की जो रचना है कादंबरी, उसमें किरातों के निवास की पुष्टि होती है। अगला है कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में भी किरातों का वर्णन मिलता है। तो जो रघुवंश महाकाव्य है कालिदास का, उसमें भी किरातों का वर्णन मिलता है। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये किरात प्रजाति हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्तमान में अस्कोड व डीडीहाट नामक स्थान में किरातों के वंशज अभी भी रहते हैं दोस्तों। अस्कोड व डीडीहाट जो कि पिथौरागढ़ क्षेत्र पड़ता है, यहाँ भी किरातों के वंशज अभी भी निवास करते हैं। तो जॉर्ज गियर्सन किरातों को हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति मानते हैं। जॉर्ज गियर्सन किसके अनुसार किरात प्रजाति जो है वह प्राचीनतम मानी गई है, तो जॉर्ज गियर्सन के अनुसार। ठीक है, तो आज की वीडियो में दोस्तों हमने यहाँ पे किरात प्रजाति और कोल प्रजाति 2 प्रजातियां देखी, और कुछ हमने यहाँ पे पॉइंट देखे जो कि प्राचीन इतिहास, जो उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास हमें बताते हैं, और जो भी पुरावशेष या पुरातत्व यहाँ पे हमें मिलते हैं उसके बारे में हमने यहाँ पे जानकारी ली है। तो अगली वीडियो में यहाँ पे और प्रजातियाँ जो हैं हमारी, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों जो खस प्रजाति है या भूटांतिक या शौका प्रजाति। उसके बाद उत्तराखंड के कालखंड जो कि प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और आधुनिक काल, इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। तो ये एक बेसिक जानकारी थी उत्तराखंड के इतिहास की। ठीक है, यहाँ से अगली जो वीडियो आएगी उसमें एक तो हम यहाँ पे 2 प्रजातियां रहेगी हमारी, वो देखेंगे। उसके बाद फिर प्रागैतिहासिक काल स्टार्ट हो जाता है, तो उसको हम कवर करेंगे। तो ऐसे निरंतर आगे हम बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें और कमेंट ज़रूर से करें दोस्तों। फीडबैक ज़रूर से दें अपना, और अपने स्टडी करने वाले दोस्तों के साथ भी ज़रूर से शेयर करें वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।